इंडिया के मैप में तुम लोग को ये पता है आसाम किधर आता है? आसाम आता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो एक होती है ईस्ट वाली डायरेक्शन, ठीक है। फिर एक होती है वेस्ट वाली डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। जो ऊपर आता है वो आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, ठीक है। ऐसी 4 डायरेक्शन होती है और इसके साथ 2 और डायरेक्शन होती है। एक डायरेक्शन होती है अप और एक डायरेक्शन होती है डाउन, ठीक है। 6 डायरेक्शन होती है कुल मिला के अपने पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप और डाउन। जब अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक प्लेन में होता है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है डायरेक्शंस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर अप और इसके परपेंडिकुलर नीचे डाउन। इस तरह से अपने पास कुल मिला के कितनी डायरेक्शन होती है? 6 डायरेक्शंस होती है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अपने को वो सवाल को समझना है। रीड करो क्वेश्चन नंबर 14। देखा, बी वेक्टर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और सी वेक्टर साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। बी वेक्टर ऊपर है, सी वेक्टर साउथ की तरफ है। तो अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करता हूं तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करता हूं तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। अब ये वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ईस्ट को, ठीक है। एक था वर्टिकली अप, एक था साउथ की तरफ। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करा, डायरेक्शन ऐसी आई ईस्ट की तरफ, तो आंसर आ जाएगा अपना ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बी वेक्टर हमारा ऊपर था और सी वेक्टर अपना साउथ की तरफ था, तो बी क्रॉस सी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा आंसर, ईस्ट की तरफ। 15 वाला रीड करो।
राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है कि एक 3 न्यूटन का फोर्स है, एक 4 न्यूटन का फोर्स है और एक 12 न्यूटन का फोर्स है, और उन लोगों ने बोला है कि दिस फोर्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों फोर्सेस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप तो डायरेक्टली मान लेना कि एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, एक जेड में होगा। तो एक फोर्स होगा 3i कैप, दूसरा होगा 4j कैप और तीसरा होगा 12k कैप। अब इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या? एक फोर्स हो गया 3i कैप, एक हो गया 4j कैप और तीसरा हो गया 12k कैप। इन तीनों का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आ जाएगा। ठीक है, आराम से निकाला जा सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करिए। देखो, किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू। जीरो भी आ सकती है अगर वेक्टर की लेंथ जीरो है तो। बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो मतलब आंसर सिर्फ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जीरो भी आ सकता है अगर वेक्टर की लेंथ जीरो हो गई तो। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर चलेगा, यूनिटी मतलब वन चलेगा, वन आ सकता है आंसर। नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, 17th वाला, आप ए वेक्टर ले लो, ये वेक्टर ले लो बी वेक्टर। ठीक है, दोनों को प्लेन में मान लेना, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेना। ठीक है, तो अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता हूं तो डायरेक्शन ऐसी आएगी। और अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो डायरेक्शन ऐसी आएगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो डायरेक्शन नीचे आएगी। इसका मतलब एक वेक्टर अगर ऊपर होगा तो एक वेक्टर नीचे होगा, मतलब ये और ये दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये वाला। वो पी है, एक्चुअल में पाई लिखा हुआ है, वो पाई रेडियंस, क्योंकि पाई रेडियंस की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 18th, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होती है क्या? डॉट प्रोडक्ट में कैसा भी कर लो सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में भी क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था ना उनने।
थर्ड वाला गलत है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 19th वाला। हाँ भाई, दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, उस रिजल्टेंट के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट के अलोंग अपने को क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली ऐड करके निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए आई वाले को आई के साथ ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा। जे को जे के साथ ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा। और के को के साथ ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। रिजल्टेंट अपन ने क्या करा, निकाल दिया। रिजल्टेंट निकालने के बाद अपने को क्या निकालना था, अपने को रिजल्टेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर को खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आई ये बात। हाँ भाई, रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना था, तो पहले तो क्या करा, रिजल्टेंट ही निकाल लिया और उसको खुद के ही मॉड से डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ट्राई करो उसको।
वेस्ट, अलोंग वेस्ट, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोल रखा है, पहले तो अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना देते हैं, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उन लोगों ने बोला है कि जो पहला वेक्टर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स। दूसरा वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक वेक्टर अप जा रहा है, एक वेक्टर नॉर्थ जा रहा है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं, है ना, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है और दूसरा वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ए क्रॉस बी करने पर डायरेक्शन ये आएगी। अब ये डायरेक्शन वेस्ट की तरफ जा रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा वेस्ट। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। ट्वेंटी वन, ये वर्ड सुना है कि तुमने, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे मीट करने वाला। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे मीट करने वाला, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि तीन लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब वो तीनों लाइंस एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। वो तीनों लाइंस क्या कर रही होगी, एक पॉइंट पे मीट कर रही होगी। उन लोगों ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मे बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब समझ में आ गया अपने को। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए। दूसरा, उन लोगों ने इक्विलिब्रियम वर्ड का यूज करा है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा ना वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, ठीक है। अब सुना, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखो, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, 3, 5 और 1 ऐसे फोर्सेस दे रखे हैं। 3, 5 और 1 ऐसे फोर्सेस दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो सबसे बड़ा फोर्स है, सबसे पहले मैं बोर्ड पे करा देता हूं, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है और 1 न्यूटन का फोर्स है। पहला ऑप्शन देखना, ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये पता करना है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, जो बड़ा वाला फोर्स है ना उसको अलग हटा लो। जो सबसे बड़ा फोर्स दिख रहा है उसको क्या करो, अलग हटा लो। हटा लिया अलग, हटा लिया अलग। अलग हटाने के बाद 3 का फोर्स और 1 का फोर्स, इन दोनों फोर्स को देखो, क्या ये दोनों फोर्स मिलकर 5 बना सकते हैं? ये दोनों अगर ऐड भी हो जाएंगे तो भी 4 बनेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स 5 न्यूटन का है। अगर मैं इस 5 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल करना चाहता हूं, ऐसे 5 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल करना चाहता हूं, ठीक है, तो पीछे की तरफ एक 5 का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है कि एक ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ 5 का फोर्स लग रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए मुझे पीछे की तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 5 का फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो इसको हटा देने के बाद बचे हुए जो फोर्स है वो 5 ला ही नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो कुल मिला के 5 ला ही नहीं पाएंगे। तो जो आगे फोर्स लग रहा होगा 5 का, वो फोर्स इन दोनों से मिलकर भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता पार्टिकल। ठीक है, एक हल्का सा आइडिया लगा होगा।
अब बचे हुए ऑप्शंस को वेरीफाई करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो एक बार और समझ लेंगे अपन, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन वेरीफाई करने की कोशिश करो, बताओ मुझे कि क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। जो सबसे बड़ा फोर्स लग रहा है उसको अलग कर दो, 9 न्यूटन का फोर्स सबसे बड़ा है, उसको अलग करा। बचे हुए दो कौन से बचे, 5 और 3 बचा। 5 और 3 कुल मिलाकर भी 8 हो पाएगा। वो 8 का फोर्स 9 के फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। वो 8 का फोर्स 9 के फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। तो सेकंड वाले केस में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को टोटल कैंसिल करना है। थर्ड वाले को देखो, 6 को अलग करो, जो सबसे बड़ा फोर्स है उसको अलग कर लिया। क्या 5 और 3 मिलकर 6 हो सकते हैं? अरे 5 और 3 का रिजल्टेंट 6 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? फिर से देखो उसको। अरे एक 6 फोर्स लग रहा है, उसको अलग कर लिया अपन ने। अब बचा क्या, 5 और 3 बचा। क्या 5 और 3 का रिजल्टेंट 6 के बराबर आ सकता है किसी भी केस में? 5 और 3 की मिनिमम वैल्यू 2, 5 और 3 की मिनिमम वैल्यू 2, 5 और 3 की मैक्सिमम वैल्यू 8। 5 और 3 की मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 8, तो बीच में कहीं 6 आ रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 5 और 3 मिलकर 6 हो जाए, और ये जो 6 आया ये उस 6 को बैलेंस कर दे। ये जो 6 आया वो उस 6 को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो तीसरे केस में पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? फोर्थ वाला में कमेंट करो। 15 का फोर्स सबसे बड़ा फोर्स है, उसको अलग कर लिया। बचे हुए जो दो है 5 और 3, ये कुल मिला के 15 को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। अरे आया, ये 15 लिखा हुआ है, 5 और 3 मिलकर भी 15 को बैलेंस नहीं कर सकते, तो यहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 3। 21 वाले क्वेश्चन पे पैकेज में स्टार मार्क कर लेना। मेरे हिसाब से एक बार और आना चाहिए आगे ये सवाल।